हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, हम यूपी टेट और सुपर टेट साथ ही साथ सी टेट वगैरह की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी हम फिलहाल कॉमन कंटेंट को ही लेकर चल रहे हैं, जैसे सीडीपी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और इसके बाद आपका कुछ इंग्लिश का सेगमेंट हो जाएगा, सोशल साइंस का होगा। इन सबको हम धीरे धीरे एक तारतम्यता बना लेंगे, और जैसे ही सुपर टेट का विज्ञापन आता है तो आपके पूरे एडिशनल सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। इसके संबंध में हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों, जो क्वेश्चंस को मैंने लिया है ये प्रीवियस ईयर के बेहतरीन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, और इसके बाद आपके अदर स्टेट के भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पूछे गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो कोई सरोवर हो या झील हो, उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन करता है? तो चार में से आपको चुनना है, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी या नागफनी। तो इसमें दोस्तों जलकुंभी जो है वो सबसे तेज किसी झील या सरोवर में वृद्धि करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनों के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। जो वन के पेड़ हैं उनकी छालों पर उगे हुए क्या मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा लाइकेन्स। क्या होगा सही जवाब? लाइकेन। जो दोस्तों वन के पेड़ों की छाल अगर आप देखेंगे तो उसमें लाइकेन्स आपको बहुत मात्रा में मिलते हैं। दोस्तों, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो जो दोस्तों हुसैन सागर झील है वो यही जलकुंभी के ज़्यादा बढ़ने की वजह से नष्ट हो गई। तो जलकुंभी ये बहुत ही हानिकारक है पेड़ जो है जलकुंभी कुल मिलाकर। तो ये अगर बात करें मरुस्थल में उगने वाले पौधे कौन से हैं, पीसीएस का क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपका ये यूपी टेट में भी आया है प्रीवियसली। तो मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे हैं वो आपके जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है। हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मोजोफाइट्स ना होकर क्या होगा? जीरोफाइट्स। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। तो पादपों की वृद्धि के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होती है, उपयुक्त होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो छठा प्रश्न है और इसका सही जवाब है वर्षा। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है किसी भी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करेगी। जिसमें जिस प्रकार की वर्षा होगी तो उसी प्रकार की वनस्पतियां भी उगती हैं। ठीक है। पौधे किस प्रकार जल को अवशोषित करते हैं? तो पौधों की अगर हम बात करें तो ये केशिका जल के द्वारा, केशिकात्व क्रिया के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है। तो कौन सा प्रकार है जिस प्रकार के जल को पौधे अवशोषित करते हैं? केशिका जल को। ठीक है। और कैपिलरी एक्शन भी इसको कहते हैं, केशिकात्व। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। मरुस्थल पादपों की अगर हम बात करें तो अधिकतर ये मांसल होते हैं। कैसे होते हैं? मांसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? नौवां प्रश्न है और इसका सही जवाब है सीधा। जो घास स्थलीय पारितंत्र है उसमें संख्या का पिरामिड कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। दोस्तों, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो अगर मैं बात करूं तो पारितंत्र जो इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी का है, एक तालाब के पारितंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, ये उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ठीक है।
एक तालाब के पारितंत्र में जो जीवभार का पिरामिड होगा वो उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है, घास स्थलीय एवं वन पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होगा? तो इसमें दोस्तों सदैव सीधा होगा। कैसे होगा? सदैव सीधे होगा। तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा हो गया? उल्टा। और घास स्थलीय या वन पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा हो गया? सीधा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? सब में टेक्निकलिटी है, ध्यान रखिएगा। तो घास जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। दोस्तों एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है? तो 14वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है 90%। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर जो ऊर्जा का ह्रास है वो 90% हो जाता है। दोस्तों सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक स्तूप की जो परिकल्पना है उसको प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य के प्रकाश में पादप उगेंगे उनको आत्पोदभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्पोदभिद। अगला है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन होते हैं। दोस्तों अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ किस प्रकार के वन उगेंगे? तो वहाँ पर सदाहरित वन उगेंगे। अगला है 18वां क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन मिलते हैं? मतलब गर्मी में ज़्यादा भारी बारिश हो, ठंडी में कम बरसात हो, तो वहाँ किस प्रकार के वन मिलेंगे? तो वहाँ पे दोस्तों आपको वन मिलेंगे घास वन। ठीक है। अगला है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों आंधियों का होना पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी से बता दूं आपको। तो ये दोस्तों पर्यावरण संबंधी जो सब क्रियाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में को कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो जो लवणीय मृदा में उगेंगे पादप उनको हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। अगला है, मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? तो मृदा परिवर्धन को मृदा जनन कहते हैं। कुछ लोग ह्यूमस को करेंगे, गलत है। मृदा परिवर्धन को क्या कहेंगे? मृदा जनन। नेक्स्ट है, वृहद जलाशयों में अधिकतर तापमान होता है। जो बृहद जलाशय हैं तो उनमें अधिकतम तापमान कहाँ पर होगा? तो ये होगा दोस्तों ऊपरी स्तर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता क्या है? दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शरद में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होगी। ठीक है। अगला है, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषी। क्या कहते हैं? सुपोषी। ऐसी मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाए उसे सुपोषी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित अवक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे ह्यूमस। ध्यान दे लें, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहेंगे? ह्यूमस। दोस्तों मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं तो ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों ओ संस्तर कहलाता है।
मृदा परिच्छेदिका का वो संस्तर है जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अगला है उपजाऊ लोम मृदा है उसमें बालू और मृत्तिका का आदर्श अनुपात कितना होता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो 50% बालू होगी और 50% मृत्तिका होगी। दोस्तों, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में किसके चूर्ण का मिश्रण मिलाया जाता है। तो मृदा में अगर अम्लीयता आपको कम करनी है तो डोलोमाइट और चूना पत्थर का जो मिश्रण है उसको मिला दीजिए। दोस्तों, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणु का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, रट के जाना भैया इसको। ये क्या है? एजेटोबैक्टर। क्या है? एजेटोबैक्टर। दोस्तों, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? काफ़ी हलवा सा है। घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर, और यहाँ पर जूं। ठीक है, तो घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का यही सही क्रम है। दोस्तों, यहाँ पर एकदम से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आप अवश्य बताएंगे। 30 क्वेश्चन पर आपके लिए होमवर्क भी है। क्या ये घास जूं हिरण वाला होगा? तो जो बुक में दिया गया है वो ये क्रम है, घास हिरण शेर जूं। तो आखिरकार ये जूं आपको परेशान कर रहा होगा कि ये जूं का क्या रोल है, ये शेर को कैसे, तो ये एज इफ डिकम्पोजर हो सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है अवश्य कमेंट में जवाब देंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, श्रृंखला जारी रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।